अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द मिड डे शो और मैं हूं आपके साथ लबीबा तैमूर। हमेशा से मेरा साथ देंगे काशिफ बशीर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसा बताएं। गुजरा आपका वीकेंड? क्या ही वीकेंड मेरा गुजरना था। जैसे कि नाज़रीन को हम ये बताते चलें कि जहां हम लोग यानी कि अवाम और शहरी मुश्किलों से जूझते अपने आप को एक कश्ती में सवार करते हैं, वहीं कोई ना कोई ऐसा बम फटता है कि अब मतलब आपके सामने ही है पेट्रोल वाला बम जो फट गया। उसके बाद आप मुझे ये बताइएगा एग्जैक्टली आप मुझे कैसे कह रहे हैं कि किस तरीके से मेरा वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। था कि उसी वक्त जो है ना जी पेट्रोल की प्राइसेस को राइज करके इम्प्लीमेंटेशन भी हो गई और लोगों का इतवार भी खराब हो गया बहुत बुरे तरीके से। आपको तो मुझसे आप मत पूछिए कि वीकेंड कैसे गुजरा। वीकेंड इसी गम और गुस्से में गुजरा कि अब क्या होगा। मुझे लग रहा है आपकी एग्जैक्टली मुझे हालत से भी लग रहा है कि आपका गुस्सा जो है ना इस वक्त ये हर अवाम यहाँ हर शहरी के सर के ऊपर एक बम गिरने वाली चीज है, फटने वाला हो चुका है। मतलब अब आप देखें ये प्रेशर कुकर फटने वाली बात ही नहीं काशिफ साहब। इससे अगर और भी जैसे डॉलर महंगा हुआ है और महंगा करेंगे तो कोई आम मेरे और आप जैसे भी अफोर्ड करना जो अपना छोड़ देंगे। अनरीचेबल हो गई चीजें जो है ना जी आपके एग्जैक्टली उसके साथ में पेट्रोल के साथ जुड़ी हुई एक ये चीज नहीं है, खाना पीना सब कुछ महंगा हो जाता है। जहां इतनी मुश्किलात के साथ नाजरीन हम लोग ये टाइम गुजार रहे हैं, उस वक्त हम ये समझते हैं कि उस वक्त को अगर हम खत्म करना चाहें, इस वक्त को खत्म करना चाहें और कहीं अच्छी पोजीशन में पाकिस्तान को देखना चाहे तो कहीं हमारे जहन में ये बात भी है कि शायद इलेक्शंस हो जाएं तो शायद हम लोगों जो हमारी नई हुकूमत होगी, मैं वही उससे रिलेट करना चाह रही हूँ ना। हाँ, मैं वही बात करना चाह रही हूँ कि जहां हम ये समझते हैं कि इलेक्शंस हो जाएं और जो स्टेबल हो जाए हमारी जो कंट्री की जो कंडीशन है, वहां हम ये भी देखने में आते हैं कि देखें अब ये कहा जा रहा है कि मे भी शायद निगरान सेटअप है वो थोड़ा प्रोलॉन्ग कर जाए। अच्छा, उसके पार्लियामेंट में कहा एग्जैक्टली पार्लियामेंट में कहे और इससे पहले मैं नाज़रीन को जरा एग्जैक्टली उसका बैकग्राउंड बताती चलूं कि पहले क्या हुआ है। देखिए पंजाब में इलेक्शन की तारीख के लिए केस हुआ है, उसमें लाहौर हाईकोर्ट ने दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर करते हुए ये कहा है कि आप इलेक्शन 90 रोज में करवाएं और आप क्यों नहीं करवा रहे, हमने देखना है कि किस तरह से करवाएंगे। लेकिन उसके बावजूद गवर्नर पंजाब के पर्सनल सेक्रेटरी और इलेक्शन कमीशन को इस हवाले से जो है ना नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। उसके कॉन्ट्रेरी आप देखें तो आजम नजीर तारड़ साहब क्या कह रहे हैं, उन्होंने एक बयान दिया है। वो बयान मेरे लिए तो एक चौंका देने वाला बयान है कि इसका मतलब है कि हम ये चीज़ें आगे बढ़ती भी देख रहे हैं और मुझे तो नहीं लगता कि जल्दी हालात में जो हम हालात जंग में जो है उसकी वजह से हम किसी अच्छे तरीके से निकल आए। उनका कहना ये है, जो कानूनदान है, ज़ाहिर सी बात उन्होंने कहा निगरान सेटअप में तोसी भी हो सकती है और आइन में निगरान हुकूमतों की मुद्दत में तोसी की गुंजाइश मौजूद है। यहाँ पे अगर तोसी की गुंजाइश मौजूद है और आप देखें तो इसका मतलब है कि जल्दी इस स्टेटमेंट के बाद मुझे लगता है कि इलेक्शंस होते नजर नहीं आ रहे हैं। इसमें ना सबसे बड़ी बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में लिखा है कि असम्बलियों की मुद्दत खत्म होने पर या असम्बलियां डिसॉल्व होने के बाद 90 डेज में इलेक्शन जरूरी है। गवर्नर तारीख दे या ना दे तब भी वो 90 डेज में हो जाएगा। उसके आगे जो है वो साइलेंट है कॉन्स्टिट्यूशन, जो मुझे मतलब कानूनदानों ने बताया या मैंने पढ़ा। लेकिन उसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप 90 डेज का जो टाइम है उसको आप ओबे नहीं करेंगे, आप उसको बाहर होने देंगे। अच्छा, ये तो सर वो भी तो एक कानूनदान है ना, उनकी जानिब से अगर ये स्टेटमेंट आया। कानूनदान नहीं है, वो एक पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है, उनके एजेंट है। मैं आपको बता देता हूँ उन्होंने किसी वजह से ही बात कही। हाँ, ये वजह आपने बड़ी अच्छी बात की। वजह ये है कि आज सुबह जब लाहौर हाईकोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जो एडमिट किया, उसके बाद उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन दी है, उन्होंने बहुत सख्त ऑब्जर्वेशन दी है। अच्छा। उन्होंने जजेस ने कहा है, लाहौर हाईकोर्ट ने कहा है कि ये तो हम यहाँ पे जो बैठे हुए हैं जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ करने बैठे हैं और हमने हफ्ते को ये जो एप्लीकेशन थी ये हमने एक्सेप्ट की थी। उसके बाद आज भी आप उनका जो गवर्नर साहब का वकील है वो टाइम मांग रहा है। उन्होंने कहा जी उसका जो पर्सनल सेक्रेटरी है या पर्सनल स्टाफ अफसर है वो कहाँ पे है, वो क्यों नहीं आया। उन्होंने कहा जो ऑडिटर जनरल जो 200 आपने लॉ ऑफिसर भर्ती किए हैं वो किधर हैं, वो क्यों नहीं आए। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी विद इन ड्यू टाइम 90 डेज हम इलेक्शन करवाएंगे और जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ होगा। और ये मुझे उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दी है आज लाहौर हाई कोर्ट ने। उन्होंने कहा जी गवर्नर साहब जो हैं वो सीरियस नहीं लगते, उनका जो एक्ट है वो सीरियस नहीं है। क्योंकि अभी तक टाइम दे देना चाहिए था। अब उसके बाद देखे ना, उसके बाद देखे एक प्लानिंग तैयार की गई है। अच्छा। कि ये साथ ही आजम नज़ीर तारड़ साहब ने कौमी असम्बली में या जहाँ भी है ये बयान दे दिया। उन्होंने एक अपनी जो जैसे कहते हैं ना एक फिलर फेंक के आप देखना चाह रहे हैं क्या है, एक तरफ लाहौर रिएक्शन कैसा आता है और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि ये हम इसको तस्वीर हो सकती है। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन यहाँ ये है कि एक तो आइन है, आइन शिकनी हो गई और एक अदालती हुक्म है।
तो हिन अदालत हो गई। मैं बताता हूँ, इस पे अली जफर साहब ने भी आज हमने सुन रहे थे, उन्होंने कहा जी 90 डेज में अगर आप इलेक्शन नहीं कराते तो आर्टिकल 6 लगेगा। और ये देखे ना, ये आपको थोड़ा सा मैं 2 मिनट लूंगा, तो ये जो सिचुएशन है इस वक्त इत्तेहाद की, जो आपका पीपल्स क्या ये पीडीएम जो डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया इन्होंने, तो ये इसको मैं 1977 में अगर आप जाएं तो जुल्फकार अली भुट्टो ने 1977 में 77 में 1.5 साल कबल जो है अपनी असम्बलियां तोड़कर, और उन्होंने कहा था कि जी मैं इलेक्शन अनाउंस कर रहा हूँ, क्योंकि उनके पास जो है इस्लामिक वर्ल्ड के वो लीडर थे, उसके बाद पाकिस्तान की तमीर नौ कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यार ये रोज की झकझक है, मैं 2/3 मेजोरिटी लेके और कुछ अच्छा काम करूं। लेकिन उस वक्त भी रातों रात एक अलायंस बना था जिसका नाम था PNA, पाकिस्तान नेशनल अलायंस, पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद। अच्छा, उसमें वो सब लोग इकट्ठे हुए थे जो भुट्टो के, हालांकि ये बड़े बिफरे अलग-अलग थे, स्कैटर्ड थे, एक दूसरे को गालियां निकालते थे उस वक्त भी। मौलाना फजल रहमान के वालिद साहब जो थे मौलाना मुफ्ती महमूद, वो उसको उन्होंने बनाया गया था उसका सरबराह। उसके बाद उसमें मौलाना शाह अहमद नूरानी थे, मियां तोफैल मोहम्मद जमात इस्लामी के हेड जो थे, एयर मार्शल असगर खान जो बड़े भुट्टो साहब के मुखालिफ थे, उसके बाद आप शेरबाज खान मजारी थे जो ये दोस्त मजारी के ये PNA में जो बने थे, जी PNA के ये जमातें थी जो जी। अच्छा, पीर साहब पकाड़ा थे, और उसके बाद जनाब नवाबजादा नसरुल्लाह खान, और खाकसार तहरीक थी अब जो वो खत्म हो गई, उसका उनका हेड कोई नहीं था लेकिन वो इंडक्ट कर दी गई थी उसके अंदर। और फिर सरदार अब्दुल कयूम खान थे, ये सरदार अतीक के जो फादर थे, आज़ाद कश्मीर वाले सदर रहे। हाँ जी। अच्छा, इन सब ने मिलके एक अलायंस बनाया जिसका नाम पाकिस्तान नेशनल अलायंस रखा गया। एक नकाती इनका एजेंडा था कि भुट्टो को पावर में नहीं आने देना, और भुट्टो के इलेक्शंस जो हैं, मुझे अब भी मतलब जो मैंने हिस्ट्री में पढ़ा है, खैर मैं बहुत बच्चा था उस वक्त, लेकिन एयर मार्शल असगर खान ने इलेक्शन से पहले ही बयान दे दिया था कि अगर जो इलेक्शंस में अगर पीपल्स पार्टी जीतेगी तो हम उसे नहीं मानेंगे। अच्छा। और ऐसा ही हुआ कि भुट्टो साहब पे इल्जामात लगाए गए बड़े शदीद कि उन्होंने 77 का इलेक्शन रिग किया है। अदरवाइज अगर देखें, भुट्टो साहब बहुत पॉपुलर लीडर थे और उनको जीत ही जाना था। हो सकता है कि 2-4 सीटों के ऊपर। जिस तरह आप हिस्ट्री बताते हैं उससे तो मुझे लगता है कि हमारी जो मुल्क की डेमोक्रेसी वो हमेशा हिचकोले खाती रही है। अच्छा, वो क्या हुआ कि इन्होंने जनाब इलेक्शन हुए, इन्होंने धांधली के इल्जामात लगाए। अब खुफिया हाथ उनके पीछे भी था, इनके पीछे भी था, इंटरनेशनल जो हाथ भी था और पाकिस्तानी हाथ भी था। उसके बाद हंगामे शुरू कर दिए, और अनफॉर्चुनेटली उन हंगामों को तहरीक ख़त्म नबूवत की तरफ मोड़ दिया गया, उसको मजहबी रंग दे दिया गया। उसके बाद ये हुआ कि एग्रीमेंट हो गया। अच्छा। भुट्टो साहब के दरमियान मुज़ाकरात हुए, डेमोक्रेट था वो बहुत बड़ा, मुज़ाकरात हुए 3 जुलाई 1977 को मुज़ाकरात हो गए, साइन होने थे 5 जुलाई को, और 5 जुलाई को पाकिस्तान में। तो आपको लगता है कि ये सारा कुछ रिपीट हो रहा है? अब ये बिल्कुल ये देखे ना, ये भी इस वक्त उसको भी बागमती का कुंभा कहते थे, क्योंकि मुख्तलिफ नजरियात थे उनके, मुख्तलिफ उनके थॉट्स थे। और आज भी आप देख रहे हैं ख्वाजा नवीद माहिर कानून हमारे साथ मौजूद है, शामिल गुफ्तगू करते हैं उनके साथ भी, उनसे भी पूछते हैं कि इनका मकसद सिर्फ यही है कि डेमोक्रेटिक जो है ट्रेन जो है उसको पटरी से उतारना है। मैं वही बात करी, हिचकोले खाती हमेशा नजर हिस्ट्री में नजर आई। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी ख्वाजा साहब, कैसे देखते हैं आजम नज़ीर तारड़ के बयान को? उन्होंने कहा कि जी हम निगरान सेटअप को जो है ना एक्सटेंड भी कर सकते हैं, और आइन में निगरान हुकूमतों की मुद्दत में तोसी की गुंजाइश मौजूद है। सर, ये सारे जो लोग अब जिस तरह मशवरे दे रहे हैं ना, जी ऐसे ही मशवरे देने वाले लोग यहया खान को भी मिले थे। 25 मार्च को असेंबली का इजलास जो था ना वहाँ मुनक्कद होना था ढाका में, और शेख मुजीबुर रहमान एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेकर जीत गए थे। और यहया खान को उन्होंने कहा कि आप इजलास को मुलतवी कर दें। लिहाजा जैसे ही 25 मार्च को इजलास मुलतवी किया, वहां पे मिलिट्री एक्शन शुरू हो गया, और उधर अवाम गलियों सड़कों पे निकल आए, मुफ्ती पानी आ गए, फिर इंडिया की फौज भी आ गई, फिर जो मार पड़ी है, फिर लेकिन उनको कैद से आजाद करवाया गया। लोग नंगे पांव घर छोड़कर भागे। धान मंडी का इलाका, मोहम्मदपुर, वहाँ बहुत सेफ इलाके थे, हमारे रिश्तेदार वहाँ रहते थे, और वो कहा करते थे। धान मंडी का इलाका जो शेख मुजीब की रिहाइश का था। जी, धान मंडी उसका इलाका था। इसी तरह मोहम्मदपुर सारे पाकिस्तानी रहते थे, चिन्योटी सारे रहते थे, और सब मिल ओनर्स वहाँ रहते थे। और वहाँ पे जब धावे बोले गए, लोग अपने बंगलों से दीवारें फांद के नंगे पांव भागे हैं।
अल्लाह ताला रहम करे। अच्छा, लेकिन ये तो हो गई हिस्ट्री की बात। मैं बेसिकली ये ख्वाजा साहब से पूछना चाह रही हूँ, मैं भी यही पूछना चाह रही हूँ कि आया क्या वाकई गुंजाइश मौजूद है कि आप निगरान हुकूमत को आगे प्रोलॉन्ग कर सकते हैं? चूंकि आइन तो कह रहे हैं, रिजल्ट अभी से बता रहा हूँ, अल्लाह रहम करे, अल्लाह ताला बचाए, अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे, लेकिन आप उसको एक्सटेंड करके देख लें, फिर जो होगा फिर वो आप खुद देखेंगे। सर आपकी हिस्ट्री में कभी है? नहीं ख्वाजा साहब, आप जो बात कर रहे हैं 1970 के इलेक्शन की, लेकिन आपको ये भी याद होगा कि वो LFO के तहत इलेक्शन हुए थे, लेकिन आज तो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन गो के इसमें बहुत टांके लगाए गए मुख्तलिफ जमातों ने। आज तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान मौजूद है, उसके बाद भी अगर आप इसमें से रास्ते ढूंढे जाए तो हाउ डू यू सी इट? सर ये चोर दरवाजे ढूंढने के लिए बाद में इसके देखें, जो पावर में है वो जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन बाद में क्या होगा वो तो फिर जो बाद वाला होता है वो बताता है कि मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन ख्वाजा साहब, आज अदालतें भी इसके ऊपर, आज जो लाहौर हाई कोर्ट ने जो इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन दी हैं वो बड़ी डेयरिंग है। उन्होंने कहा कि जी ये गवर्नर साहब जो है ये मतलब जो है नॉन सीरियस आदमी है और हम जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठी हैं अदालतें, हम जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे। बल्कि उन्होंने कहा कि जी उनका जो पर्सनल स्टाफ ऑफिसर एग्जैक्टली उन्होंने कहा ना अदालत की जानिब से कहा है वो कहाँ पे है गवर्नर साहब का, हम लोगों जमहूरियत को लेकर चलना है। फरीजा है मुल्क को बचाना, मुल्क की यकजहती को बचाना, और फौज का भी फरीजा है मुल्क को बचाना, और इन सब को इसको लुक आफ्टर करना है। ये नहीं है कि जो ऊपर बैठा हुआ है उसकी मनमानी करते रहे, वो तो दिहाड़ियां लगा रहे हैं। ख्वाजा साहब बैठे हुए वो दिहाड़ियां लगा रहे हैं। ख्वाजा साहब, आप क्या समझते हैं कि ऐसी कोई गैर मामूली सूरत हाल है पाकिस्तान में? इकोनॉमी को कोलैप्स करने वाली भी तो इत्तेहादी हुकूमत है, लेकिन ऐसी कोई गैर मामूली सूरत हाल तो नहीं है कि आप इलेक्शंस को जो है पोस्टपोन करें अपने जो है पॉलिटिकल अजाइम के लिए, और पाकिस्तान जो पोजीशन में अजाइम नहीं है सर, दिहाड़ी बनानी है, दिहाड़ी सर हो भी यही रहा है, हो भी रहा है। लेकिन आप नहीं समझते हैं कि जो अगर पाकिस्तान में जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, आपका जो है माशी इस्तेकाम नहीं हो सकता, और डॉलर जब तक नीचे नहीं आ सकता कोई आदमी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा इस हालत में। कोई सारे जिन्होंने की भी इन्वेस्टमेंट वही निकाल रहे हैं अपने बाप अपने बिजनेस से। आजकल लोग सिर्फ ये कारोबार खरीद कर रहे हैं, वो डॉलर खरीद के रख लेते हैं, वो कहते हैं कल और महंगा हो जाएगा, परसों और महंगा हो जाएगा, फिर उसी को बाद में बेच लेते हैं। भाई साहब कैसे देखते हैं आईने पाकिस्तान की अगर यहाँ पे खिलाफ वर्जी की जाती है? अली जफर साहब ने तो आज कहा कि जी 90 डेज में इलेक्शन कराना मस्ट है, अदरवाइज आर्टिकल 6 अप्लाई होगा इनके ऊपर। वो समझदार आदमी है, अली जफर ने बिल्कुल सही बात कही है, मैं अली जफर की बात की तायीद करता हूँ, वो पढ़ा लिखा आदमी है और सही बोला उसने। अच्छा, तुम अभी यही बात करें ना कि कानून की वो बगावत होती नजर आ रही है। एक तरफ हम देखते हैं कि बहुत बड़ा जो है एक आर्टिकल लगता है जो हम सुनते आए पढ़ते आए, आर्टिकल 6 जी आर्टिकल 6, लेकिन अब तो ख्वाजा क्या उसका नाम है हमारे जो अभी फवाद चौधरी साहब, और उसके बाद जनाब शहबाज, क्या नाम था, शहबाज गिल और आजम सवाती पे भी आर्टिकल 6 लग रहा है, तो जिन पे लगना चाहिए उन पे लग जाएगा। सर आर्टिकल 6 रोज लगाते रहेंगे तो इसकी वैल्यू भी, मैं भी यही बात करना चाह रही थी कि एग्जैक्टली डी वैल्यू के अब चलते हर आम बंदे पर तो नहीं। आप आर्टिकल 6 एक आर्टिकल है और बहुत बड़ा आर्टिकल सजा। हाँ जी, आप अनारकली में घूमते हुए बंदे के ऊपर आर्टिकल 6 लगा दो जी। अच्छा, मुझे लास्ट आपके साहब बताया कि हाउ डू यू सी कि जो कुछ फवाद चौधरी साहब के साथ हो रहा है, ये पाकिस्तान के अदालतों का मजाक नहीं है, ये पाकिस्तान का जो कानून है उसका मजाक नहीं उड़ाया जा रहा जी? सर अदालतों को मेरी रिक्वेस्ट है कि स्टैंड लेना चाहिए। एक आदमी कल फेडरल मिनिस्टर था और आज वो गद्दार हो गया है एक दिन में, और वो उसकी बहुत पॉलिटिकल हिस्ट्री है बहुत बड़ी, उनकी खानदान जो है उसका कोई चेहरा किसी को पसंद नहीं है, तो आप उसको अंदर कर दें। राइट जी, थैंक यू वेरी मच जी, आपने अपना कीमती टाइम। देखिए बात फिर वहीं पे आ गई, हम जो बात कर रहे थे ना 77 में, और अल्टीमेटली इन्होंने फिर मार्शल लॉ लगवाया था, और उसके बाद जो जनरल ज़ियाउल हक उसकी वजारतों में भी सब लोग गए थे। तो काशिफ जो ये सारा बयान कर रहे हैं, आपको ये लगता है कि यही हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ? ये वही सारा सीन आ रहा है सामने। देखें अब टाइम चेंज हो गया, 1977 के बाद ऑलमोस्ट 45 साल हो गए ना, तो 45 साल के बाद उस वक्त मीडिया पे भी बड़ी सेक्शन थी, 2-4 अखबार हुआ करते थे, कुछ को वो मारते थे, कुछ को मारते थे, कोड़े मारते थे, तो कुछ को वो वैसे ही खरीद लेते थे, डरा के प्रेस बंद कर देते थे। लेकिन आज सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
कि इतनी मतलब आप उसको रोक नहीं सकते नहीं मेरे रोक ख्याल सकते। में। इसका मतलब है कि तो ये जो अब के जो हालात हैं वो थोड़े से डिफरेंट आपको लग रहे हैं, ये ज्यादा खतरनाक है हाँ, कि ये सब कुछ होते हुए वही लग रहा है। यस, सब कुछ होते हुए भी आप लोग वही कुछ कर रहे हैं कि जिसमें 1970 में हमने मतलब अपना क्या मुल्क, आपने अपनी गलतियों से कुछ ना सीखा? 1970 में मुल्क तोड़ा, 1970 में हमने पाकिस्तान में इतनी बड़ी पोलराइजेशन की, दुनिया के सबसे बड़े लीडर को हैंग किया, उसके बाद हमने दहशतगर्दी को इन्वाइट किया। पर आपने अपनी गलतियों से बिल्कुल कुछ नहीं सीखा। अवाम की राय को मैंडेट किया। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द मिड डे शो। एक और अहम केस के हवाले से हम बात करते जाएंगे। जी हां, इलेक्शन कमीशन को धमकाने का केस। फवाद चौधरी के 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हो चुका हुआ है और उनको अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया। आज 3:30 बजे उनको अदालत में पेश भी किया जाएगा, जबकि फैसल चौधरी उनके भाई की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमें नहीं पता कि उनको कहाँ रखा है, और ये भी उनकी जानिब से इल्ज़ाम लगाया है कि तफ्तीश के दौरान हमें ऐसा लगता है कि उन पर तशद्दुद भी किया गया है, और अदालत को उन्होंने फौरी तिबी मुआयने के भी हवाले से जो है ना रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। सर, आपको क्या लगता है इस बारे में? ये देखें, अननेचुरल है। बाबर अवाल साहब ने भी सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि 3 दफ़ा रिमांड की जो प्रेसिडेंट नहीं है पूरे पाकिस्तान की, जो कानूनी जो तारीख है उसमें नहीं है, और मैं समझता हूँ कि रियासती जबर का शिकार हो रहे हैं फवाद चौधरी, और उनको सजा मिल रही है इमरान खान से वफादारी निभाने की। और मैं समझता हूँ कि इस तरीके से जो हम बार बार कहते हैं, कुछ लोग हमें ये भी कहते हैं कि जी आप 1971 में जो इवेंट्स हुए थे, जिस तरह डिबेकल ऑफ ढाका हुआ था, हमारा अक्सरियती जो हिस्सा था मशरकी पाकिस्तान का, वो हमसे लहदा हुआ था। लेकिन मैं समझता हूँ कि ममासलत बहुत ज़्यादा है। उस वक़्त भी शेख मुजीबुर रहमान को गद्दार करार दिया गया था और उसका मैंडेट पे डाका मारा गया था अवामी लीग के, और उनको इक़्तिदार हवाले नहीं किया गया था। लेकिन एक फ़र्क ज़रूर है, हाँ। जो हमारे व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगा कि उस वक़्त के जो इलेक्शंस थे वो LFO के तहत करवाए गए थे, क्योंकि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड था। आगा मोहम्मद याहिया खान मार्शल लॉ के सदर थे। लेकिन आज जब पाकिस्तान का आईने पाकिस्तान मौजूद है, और हर जो ओपोजिशन जमातें हैं, जो इनको हम PDM कहते हैं, उनके जो रहनुमा हैं, उनके जो कानूनदान हैं, वो आइन को और कानून को मोम की नाक बनाना चाह रहे हैं। तो इसके जो है मैं समझता हूँ कि नताइज बहुत संगीन निकल सकते हैं कि अवाम महंगाई के चक्की में पिस रहे हैं। तो सर, और आपको क्या लगता है कि डॉलर के जो ये ऊंच नीच है, उसके साथ हमारी हर चीज जो जुड़ी है, हम कहाँ तक स्टेबल कर सकेंगे? आपने आर्टिफिशियल इकोनॉमी पूरी दुनिया में नहीं चलती है, और मैं समझता हूँ कि इसहाक डार साहब जो हैं, वो लास्ट टाइम भी जब वो गवर्नमेंट थी PMLN उनको बुलाया ही इसीलिए गया और उन्होंने आर्टिफिशियल कैप लगाया था। अभी भी अक्टूबर में आके उन्होंने जब आर्टिफिशियल कैप लगाया और बड़ी बड़के मारी गई कि जी डॉलर रुक गया, उसकी प्राइस रुक गई, और वो जब IMF के कहने के ऊपर आर्टिफिशियल कैप हटाया गया, तो आज मेरे ख्याल में 270 से ऊपर डॉलर चला गया। अच्छा सर, इसी इकोनॉमी के पर मायशियात हमारे साथ सलमान शाह मौजूद हैं कि हम उनसे भी यही सारी तफसीलात जानेंगे। सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी शाह साहब, कैसे देखते हैं कि डॉलर को फ्री फॉल कर दिया, और आज 270 रुपए जो है मेरे ख्याल में रेट है, और ओपन मार्केट में तो मेरे ख्याल इससे भी महंगा होगा। हाउ डू यू सी इट कि जो इसके ऊपर कैप लगाया गया था इसहाक डार साहब की तरफ से, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो कैप जो था उसने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। उसकी वजह है कि जब एक मार्केट है डॉलर्स की और उसमें सप्लाई के ऊपर तो आप कैप लगा दें और डिमांड साइड जो है वो उसी तरह चलती रहे, तो वो गैप इतना बना कि वो मार्केट कोलैप्स कर गई, और वो डॉलर जो है वो ऑफिशियल मार्केट से निकल के वो ब्लैक मार्केट में चले गए, हवाला मार्केट में चले गए। नतीजा उसका ये निकला कि पाकिस्तान की तजारत जो है वो अपने घुटनों पे आ गई, और पूरे जो थे हमारी इंपोर्ट्स जहाज जो है वो कराची में अनलोड भी नहीं हो सकते, क्योंकि पैसा जो था वो इंटरबैंक मार्केट से निकल के ब्लैक मार्केट में चला गया था। तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन। शादी ये तो फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ साथ पाकिस्तान की सालमियत से भी खिलवाड़ किया गया ना जी। एब्सोल्युटली, ये तो मतलब एक बहुत अनाड़ी किस्म का काम किया गया है, जिसका कोई जवाब नहीं था और कोई उसकी जस्टिफिकेशन नहीं है, और वो
ये कहा जाता है कि ऐसे वजीर खजाना तो दुनिया में कहीं नहीं मिलते। लेकिन इन्होंने लेकिन एक और बात है ना कि पहले वाले जो हालात थे, उन हालात को देखते हुए उन्होंने यही आर्टिफिशियली दोबारा जो कैप लगाने की कोशिश की कि भाई ये जो पहले फॉर्मूला लगा था अब दोबारा लग जाए, तो ये तो हमें फॉर्मूला जो है वो उल्टे गले को पड़ गया। अच्छा शाह जी, ये जो डॉलर की वजह से इस वक्त इकोनॉमी की पोजीशन है और जो आप देखते हैं कि महंगाई जो है इस वक्त जो अनबियरेबल हो चुकी है, मैं कहता हूँ मीडियोकर तो ख़त्म हो गए या गरीब या फिर अशराफिया रह गए, तो ये हालात किधर को जाते नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, एक चीज तो हमें ये देखना चाहिए कि जब से ये रिजीम चेंज हुई थी उस वक्त से पाकिस्तान का जो रिस्क प्रीमियम है जो आमतौर पे 3-4% होता है, वो 25% पे गया, फिर 50% पे गया, फिर 100% पे गया, अभी भी 70-80-90% पे है। इसका मतलब है कि दुनिया जो है वो आपको बड़े गौर से देख रही है और जो भी आप इकदाम उठा रहे हैं उनको नजर आ रहा है कि ये इकदाम काम नहीं करेंगे। सबसे बड़ी चीज उसमें जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। अगर आज आप देखते हैं कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इलेक्शंस ना हो, और अगर इलेक्शंस नहीं होंगे तो ये पॉलिटिकल जो कशीदगी है ये बहुत ज्यादा होगी और ये हमारी इकोनॉमी को तबाह कर देगी, क्योंकि इकोनॉमिक इस वक्त जो सूरत हाल है वो पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है। सो आई थिंक कि अगर आपने इलेक्शंस करा लिए तो फिर आपकी स्टेबिलिटी जो है वो आएगी, आपका रिस्क प्रीमियम नीचे आएगा, आपके इंटरनेशनल फाइनेंशियल कनेक्शंस बहाल होंगे और आहिस्ता आहिस्ता आप इस मुश्किल से निकलेंगे। सुलेमान शाह साहब, आपकी बड़ी गहरी नज़र है, आप इकोनॉमिस्ट भी हैं। आप जो आज की जो हुकूमत है, पीडीएम की हुकूमत है, ये हर रोज़ 4-5 जो हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इमरान खान का जो रजीम चेंज आप बात कर रहे थे उनकी हुकूमत के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं कि जी उनकी वजह से ये महंगाई है। हालांकि जब ये गवर्नमेंट में आए थे तो इनका कहना था कि जी IMF से डील को तोड़ा इमरान खान ने। तो आप कैसे देखते हैं कि इसकी जिम्मेदारी से इमरान खान पे भी डाली जा सकती है? देखें, एक बात तो ये है कि ये पूरा जो साइकिल चला है ये अप्रैल में चला है जब रजीम चेंज हुई थी। राइट। उस वक्त आपको मालूम है कि पाकिस्तान के एक IMF के साथ प्रोग्राम था जिसको जो शौकत तरीन साहब के वक्त में बनाया गया था। उसमें एक आया था, ब्रेक आया था जब शौकत तरीन साहब ने पेट्रोल की सब्सिडी दी थी, लेकिन वो 3 महीने के लिए थी और उसमें ये था कि उन्होंने IMF से ये भी कहा था कि हमने इसको बजट कर लिया हुआ है, हमने इसको फाइनेंस किया है कि किसी और जगह से काट के इस बजट को पूरा करेंगे। मैनेजमेंट की थी उन्होंने। उनकी मीटिंग IMF से होने से पहले ही उनको रिमूव कर दिया गया। उसके बाद मिर्जा साहब आए। मिर्जा साहब को तो समझ ही नहीं थी कि अब उनसे बात क्या करनी है और 4 महीने मिर्जा साहब ने लगाए और फिर जाके एक प्रोग्राम किया जिसके बाद फिर मिर्जा साहब को रिमूव कर दिया गया और मिर्जा साहब को सेमेस्टर सिस्टम तो वैसे चल रहे थे आया गया और वो फिर से प्रोग्राम जो है वो पटाई में पड़ गया और अभी तक वो IMF प्रोग्राम नहीं चल रहा। शाह जी, मुझे आपसे एक ऑनेस्ट आंसर चाहिए। मुझे पता है कि आपकी पॉलिटिकल जो है स्टैंडिंग बड़ी लॉन्ग है, सलमान तसीर साहब से भी आपकी न्याज़बंदी भी थी, रिश्तेदारी भी थी। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को इस वक्त कौन कंट्रोल कर रहा है? लगता तो यही है कि कोई बैरूनी हाथ कंट्रोल कर रहा है जो उसके तबाही के गड़े में फेंक रहा है। नहीं, पाकिस्तान की इकोनॉमी मेरा ख्याल है कि हमारी सियासत की नजर हो गया है और हमने तमाम वो काम किए हैं जो हमें नहीं करने चाहिए थे। नंबर 1, हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी में बिजली का निजाम हमने खुद बनाया जो इंपोर्ट बेस्ड था और उसमें आपने कोला, गैस, तेल जो है वो आपने कहा इंपोर्टेड बिजली बनाएंगे, हम अपने डैमों से बिजली नहीं बनाएंगे और उसका नतीजा ये हुआ कि हमारी बिजली का निजाम जो पहले 2-2.5 रुपए की बिजली आपको डैमों से मिल जाती थी
पिछले 20-25 साल में हमने उसको इम्पोर्टेड बिजली में कन्वर्ट किया और अब वो 25 से लेके 50 रुपए तक की वो बिजली बन रही है, और उसकी वजह से ना तो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और ना हम खुद उसका बिजली का बिल सार्फिन भी नहीं दे सकते। और हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है बिजली की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो मैं कहूँगा कि ये हमने खुद किया है, और उसके बाद अब हम जो जंगोजदल कर रहे हैं सियासत में, उसने भी हमारी तबाही की है। तो आपका सवाल है कि ये इकोनॉमी कौन कंट्रोल कर रहा है? इस इकोनॉमी की तबाही हमने खुद की है, और अब हमें अपने IMF के पांव पड़ रहे हैं तो हमें रिलीफ दें। हमने ही अपने घर को खुद अपने हाथों से आग लगाई है। आप क्या समझते हैं कि जिस मुल्क में, पाकिस्तान में गालिबन दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें अकाउंटेबिलिटी के जो लॉज हैं, जो नैब के कवानीन हैं, उनको एक पार्लियामेंट, गो के बाद अधूरी पार्लियामेंट थी लेकिन उसके ज़रिए ख़त्म किया जाता है, उसके पर काटे जाते हैं, तो क्या जो हमारी बैरूनी दुनिया है वो यहाँ पे सरमायाकारी करने में पीछे नहीं हट गई? आप क्या समझते हैं इस एक्ट की वजह से? इस एक्ट की वजह से जो भी आएगा वो 2 नंबर होगा, 2 नंबरी बहुत ज्यादा होगी। इसका मतलब है कि आपने 2 नंबरी को एक किस्म का प्रोटेक्शन दे दी है, और नजर आ रहा है कि हर काम जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी होगा और गैर कानूनी भी होगा, और कोई पकड़ दकड़ भी नहीं होगी। सलमान शाह साहब, लास्ट क्वेश्चन, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। अगर ये इलेक्शन जिस तरह इत्तेहादी हुकूमत नहीं करवाना चाह रही, अगर ये इलेक्शन नहीं होते तो फिर आप पाकिस्तान के हालात को किधर जाते देख रहे हैं? आई थिंक फिर पाकिस्तान के हालात श्रीलंका से वर्स हो जाएंगे, और ये रिकवरी जो है ये पॉसिबल नहीं होगी, और मेरा नहीं ख्याल कि IMF भी इसके लिए तैयार हो। वेरी बैड। थैंक यू वेरी मच। ये अफसोसनाक सूरत, लेकिन ये आप तो मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आती, देखें सबको सिचुएशन का अच्छे से अंदाजा है, उसके तदारुक के लिए, उसके सोल्यूशन के लिए कोई कुछ नहीं कहता और नहीं करता है, ये क्यों? अच्छा आप देखें, ये हिब्बत से इक़्तिदार है। जनरल याहिया ने जब 1970 में इलेक्शन करवाए तो उनका जो रिजवी था इंटेलिजेंस ब्यूरो का चीफ, उसने कहा कि जी किसी को मैंडेट जो एब्सोल्यूट नहीं मिलेगा, ये सब हंग किस्म की पार्लियामेंट बनेगी। उधर से भी इंसान किस पे करे जब आवाम ही नहीं रहेगी। लेकिन उन्होंने कहा जी उधर से भी हंग बनेगा, भुट्टो साहब को भी नहीं मिलेगा, तो आप तो प्रेसिडेंट रहेंगे। अच्छा जब रिजल्ट आए, उधर से व्हाइट वॉश उसने कर दिया, भुट्टो साहब ने इधर से कर दिया, अब उसको इख्तियार देना नहीं चाह रहा था वो, और उसमें क्या हुआ कि हमने अपने अक्सरियती हिस्सा गवा दिया। बहुत से इंटेलेक्चुअल मुझे कॉलें भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं, और कहते हैं कि जी आप 1971 के जो हालात हैं उसके साथ क्यों जोड़ते हैं? वो इंतकाले इक़्तिदार की वजह से हम लोगों ने खाया था। वो अपना मैंडेट मांगता था, उसको नहीं दिया, उसे असेंबली के इजलास नहीं बुलाया, और ये असेंबली की नौबत ही नहीं आने देने चाह रहे। ये चाह रहे हैं कि ये तो जो मुझे लगता है आपकी हर बात के बाद मैं आपको ये बात करती हूँ कि मुझे लगता है कि वही हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, और लेकिन ट्रैक चेंज है। लेकिन उससे खतरनाक है इस वक्त, खतरनाक है क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान में इतने ज्यादा तादाद अवेयरनेस नहीं थी, अवेयरनेस भी नहीं थी, और करप्ट सियासतदान भी नहीं थे। आज माफियाज हैं सर, करके मुकर जाते हैं। आज माफियाज इक़्तिदार पर हैं, करके मुकर जाते हैं। हाँ देखें ना, आज माफिया आराम से निकल आते हैं उसमें, और वो चाह रहे हैं कि हमारा जो रिजीम चेंज, देखें हम तो नहीं कह रहे ना, मतलब सलमान शाह साहब बहुत गहरी नजर है इनकी, हुकूमतों में भी रहे हैं, अब रिजीम चेंज के तहत आए हुए ये गवारा नहीं कर रहे कि अवाम उनको जो है उठा के बाहर फेंक दें। सर हम कंटिन्यू करेंगे, हमारा यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द मिड डे शो। नाजरीन, अफसोसनाक वाक़या पेश आया पेशावर में, जहां के पुलिस लाइंस में धमाका, पुलिस लाइन की मस्जिद में धमाका हुआ है, और इससे भी अफसोसनाक बात जो है वो ये है कि नमाज ज़ोहर की जो थी ना वो अदायगी हो रही थी, और छत भी मुनहदम हो गई भी है, और धमाके के बाद गोलियों की आवाज़ें भी सुनी गई हैं। सर इसके हवाले से तो मुझे लगता है कि मैं कोई बात कर सकूं, क्योंकि ज़ख्मियों को अभी तक जो है लेडी रीडिंग हॉस्पिटल जो है वो पहुंचाया जा रहा है। क्या ये हमारी जो सियासत से कोई चीज़ है उससे जुड़ी हुई आपको लगती है? मैं चूँकि इतना अफसोसनाक वाक़या जब हो जाता है ना, तो फिर आपके पास ना लफ्ज़ इस तरह की बात के साथ जोड़ना जो होता है ना, ख़त्म पड़ जाते हैं, और ख़त्म हो जाते हैं, और कम पड़ जाते हैं। तो मैं ये चाह नहीं रही, पता नहीं उसकी नौयत का अभी तक तयन तो किया जा रहा है, लेकिन आपको लगता है कि सियासी तौर पर इसके साथ कोई इसका सियासी तौर पर बिल्कुल जुड़ा है। जिस मुल्क में अदम सियासी इस्तेहकाम होगा और जहाँ की हुकूमत की ग्रिप जो है
वो बिल्कुल कमज़ोर होगी, क्योंकि ये जो दहशतगर्दी के जो मामलात हैं, ये बड़ी जिम्मेदारी जो है वो मरकज़ी हुकूमत, जिसे हम वफाकी हुकूमत कहते हैं, उसके ऊपर होती है। और उसके बाद आप जब देखते हैं कि जहाँ पे हुक्मरान जिस तरह भी इक़्तिदार में आए, लेकिन आज जहाँ पे ये बात हो रही है कि अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए, आइन को रोंदने के लिए तैयार हैं, तो फिर हम अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं कि इस मुल्क पे अपना करम करे, क्योंकि सियासी हुकूमत जो है, जो इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत है, वो तो जोड़ तोड़ में लगी हुई है। उनको तो सिर्फ ये चाहिए कि लाल हवेली पे कब्जा कैसे करना है, अच्छा, मैं पता है इसके बाद में वही बात करना चाह रही थी आपसे, फवाद चौधरी साहब को कैसे कैसे, ये तो स्पेशली मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, जरा अपने नाज़रीन को भी बताते चले ये मामला एक्चुअली है क्या लाल हवेली वाला। ये आपको पता है मतरूका इमलाक का जो बोर्ड है वो कह रहा है कि काबिज हुए में, वो कहते हैं हमारी है और हमारी फैमिली रहती है। बेसिक मैं पूछना, बेसिक मसला क्या है, मैं वो पूछना चाह रही हूँ। देखें, ये आज परवेज रशीद साहब ने भी बताया कि लाल हवेली का जो 4 मरला का पोर्शन है वो उनके पास है, शेख रशीद साहब के पास। ठीक हो गया। लेकिन ये दुनिया जानती है कि एक तारीखी जो है इमारत है, अदरवाइज इसमें 20 फैमिलीज रहती हैं, लेकिन 7 यूनिट सील भी कर दिए गए, वो उन्होंने किया ना जी। अब उनके साथ जो है पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन ये की जा रही है कि उनको कहा जा रहा है कि जी आपका 3.5 या 3 मरले आपका है, अच्छा, 1 मरला आपका नहीं है। अच्छा। अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये 1 मरले का जो फड्डा है ये क्या है, क्योंकि वो लाल हवेली सिर्फ उनकी नहीं है, और लाल हवेली सर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करके। अच्छा, ये शेख रशीद कहते हैं कि हुकूमत मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। बेसिकली अगर आप देखें तो कोशिश ये हो रही है कि इमरान खान के साथ जो जो पॉलिटिकली जो वफादारी निभा रहे हैं उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उनको गिराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी आपने जो एक बात सुनी, सलमान शाह साहब ने जो बात की वो बड़ी खतरनाक थी। उन्होंने कहा कि जी जो हालात, जो कुछ कोशिशें इस वक्त वफाकी हुकूमत और इत्तेहादी जमातें कर रही हैं, उसके बाद जो हालात खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में होंगे वो तो श्रीलंका से भी अबतर की निशानदेही कर रहे हैं। वो कह रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि जो कुछ इस वक्त फवाद चौधरी साहब के साथ हो रहा है और जिस तरह आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और जिस तरीके से शेख रशीद को जो है, लेकिन मेरे लिए हैरान कुन बात यह है कि शेख रशीद साहब जो है अपनी वफादारी जो इमरान खान के पलड़े में डाल चुके हैं, तो वो भी इस वक्त बड़ा स्ट्रांगली खड़े हैं उनके सामने। और ये मैं समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का टाइम नहीं है, पाकिस्तान को बचाने का टाइम है। हमारी इकोनॉमी कोलैप्स हो चुकी है, अवाम जिंदा दरगोर हो चुके हैं। और उसके बाद सर मुझे ये भी बताते जाएं चलते जाते जाते कि निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से तकर्रुर तबादले जो हो रहे हैं ये किस मद में बहुत अफसोसनाक है। देखें ना, निगरान का जो डोमेन है ये मैं समझता हूँ कि उससे एक्सीड किया जा रहा है। अच्छा, निगरान के पास जो इख्तियार होता है वो जरूरी तबादलों का इख्तियार होता है विद द कंसेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन। लेकिन अगर आप देखें तो लाहौर में हमने बहुत ही ऑनेस्ट अच्छे ऑफिसर सीसीपी और लाहौर जो थे उनको चेंज किया, पहले गुलाम महमूद डोगर साहब को, उसके बाद डीआईजी जो इन्वेस्टिगेशन थे बड़े मेहनती अफसर थे उनको चेंज कर दिया, थर इस्माइल साहब को आज सुबह। उसके बाद जो आरपीओ मुल्तान थे, ठीक है जी, डॉक्टर मोइन साहब उनको दिया, और फिर उमर सलामत सीपीओ गुजरांवाला थे उनको भी तब्दील कर दिया। बहुत सारे हैं नाम। उसके बाद लाहौर का जो पंजाब के चीफ सेक्रेटरी थे अब्दुल्ला सुंबल साहब, वेरी ऑनेस्ट अपराइट ऑफिसर, उनको भी आपने ओएसडी बना दिया। तो ये अवाम जो देख रहे हैं और ये जो जिस किस्म के इतने ज्यादा तबादले हो रहे हैं तो शकूक और शबात बढ़ रहे हैं कि आप इलेक्शन अव्वल तो कराना नहीं चाहते, और ऊपर से कहा जा रहा है कि उसको भी दिया जा रहा है कि तौसीब भी हो सकती है, और अगर करवाएंगे तो फिर आप फील्ड सेटिंग कर रहे हैं कि अवाम का जो मैंडेट है उसको चोरी किया जाए। और मैं नहीं समझता कि इस तरह मैंडेट इस वक्त में इस बुरी हालत में आप चोरी करके तो पाकिस्तान के साथ वफादारी नहीं। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। फीडबैक देना मत भूलिएगा। मुझे और काशिफ को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।